हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है आपके सिलेबस की। तो सबसे पहले हम जो लेकर चल रहे हैं वो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है। पेपर नंबर फर्स्ट की आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें आपने जाना शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा। ठीक है, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने बहुत अच्छे से जाना। उसके बाद शैक्षिक मापन क्या होता है, मूल्यांकन की संकल्पना, परिभाषा, और आपने जाना मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो उसके अंग होते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है और मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य है। ये सभी टॉपिक्स हम 2 क्लासेस में जो कि हो चुकी है उनमें कवर कर चुके हैं। अब हम आगे की क्लास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आपको नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। आप चाहे तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं ताकि आप छोटी छोटी मोटी मोटी बातें वहां पर लिख सके। ठीक है, जो भी चीजें आपको समझ में आई क्लास के बाद उसका निचोड़ पूरा उसमें एक बार सोच करके लिखिएगा, तो आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। और हाँ, आपको सभी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन शिक्षण। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देती हूँ आपके लिए लिंक टेलीग्राम का। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास की, जिसमें हम जानने वाले हैं मूल्यांकन को बहुत ही बेहतर तरीके से। क्योंकि हमने मूल्यांकन की संकल्पना तो देख ली थी, लेकिन मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। तो इस क्लास में हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हैं? चलिए जाने। दोस्तों, मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? जैसे कि आपके सामने ही है, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, मूल्य प्लस अंकन, इन 2 शब्दों से मिलकर क्या बना? मूल्यांकन। मूल्य का अर्थ होता है गुण और अंकन का अर्थ होता है संख्या। अंकन को हम अंक भी बोलते हैं ना, अंक के जैसा ही है। तो अंक क्या होती है? संख्या होती है कोई। और मूल्य यानी किसी भी वस्तु का मूल्य, उसका गुण बताना, वो होता है मूल्य। ठीक है, और अंकन यानी संख्या। तो इन 2 शब्दों से मिलकर बना मूल्यांकन। समझ में आई बात? अब चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन मूल्य और अंकन 2 शब्दों की संधि से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है मापन क्रिया के परिणाम को मूल्य प्रदान करना। क्या करना? कि जो हमने मापन किया था, इससे पहले हमने क्या जाना था मापन के बारे में। मापन में क्या हुआ था कि किसी भी वस्तु के गुण को या उसकी विशेषता को अंकों में प्रदर्शित करना। ठीक है, अंकों में प्रदर्शित करना ही क्या था? मापन था। लेकिन मूल्यांकन में हम क्या कह रहे हैं कि मापन की जो क्रिया है उसके परिणाम को मूल्य प्रदान करना, उसको मूल्य प्रदान करना। ठीक है, उसको कुछ उद्देश्य प्रदान करना ही क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। अर्थात प्राप्त अंकों को मूल्य देना ही मूल्यांकन है। वो कैसे? ठीक है, अब आपको आएगी उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से बात समझ। इतना तो आपने समझ लिया था पहली क्लास में, पहली 2 क्लासेस में भी हमने इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको क्लियर किया था कि मापन जो है वो एक बहुत ही छोटी टर्म है मूल्यांकन के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसा कि आप में से किसी एक ने स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था कि मूल्यांकन क्या है? एक लड्डू के समान है, और उस लड्डू की जो छोटी सी बूंदी होती है उसके समान क्या है? मापन है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना अंतर है। अंतर कैसे समझ में आएगा? आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से, कि मूल्यांकन होता क्या है। क्या कहा गया है कि किसी छात्र ने गणित के पेपर में जो है 50 अंक प्राप्त किए। ठीक है, गणित का पेपर दिया और उसने उसमें 50 अंक प्राप्त किए। तो यह अंक उस छात्र के विषय का मापन है कि भाई यदि आपको उस छात्र का गणित विषय का मापन करना है तो आप क्या बताएंगे कि भाई हाँ, हमने मापन कर लिया, छात्र के 50 अंक है। ठीक है, मापन अगर देखा जाए तो यहाँ तक मापन हो गया खत्म।
लेकिन अब इसके आगे की जो बात है वो मूल्यांकन में होती है। कैसे कि जबकि दूसरा कोई छात्र गणित के ही पेपर में 70 अंक प्राप्त करता है, एक पहले छात्र ने किए 50 अंक प्राप्त और दूसरे छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए। अब क्या होगा, दोनों छात्रों की यदि हम तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि जो दूसरा छात्र है वो क्या है, पहले के मुकाबले होशियार है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला छात्र है वो दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, कमजोर है पढ़ाई में। इस प्रकार दोनों की तुलना करने पर हमें कमजोर या दूसरे छात्र के अच्छा होने का पता चला। यही क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उनके अंकों तक हम सीमित नहीं रहे, हमने उसके पीछे उसके उद्देश्य भी जाने, ठीक है, उसके बाद की बातों के बारे में भी पता किया, तो तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मूल्यांकन। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और कौन सा छात्र अच्छा है पढ़ने में, कौन सा कमजोर है। तो ये पूरी बात का जब हम लास्ट में एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उसका उद्देश्य जानते हैं, तो ये हो जाता है मूल्यांकन। आपको एग्जाम्पल से अब आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम एक और परिभाषा यहाँ पर देखने वाली है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या परिभाषा है और किसके अनुसार है, ये परिभाषा हम देखेंगे कोठारी कमीशन के अनुसार। कोठारी आयोग के बारे में आपने पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, याद है ना सभी को। तो उसी के अनुसार ये परिभाषा दी गई है मूल्यांकन की। चलिए जानें। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। क्या बताया इन्होंने कि कर्म में चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये, एक कर्म में चलने वाली प्रक्रिया है और जो संपूर्ण शिक्षा है उसका एक छोटा सा अंग है जो शिक्षा के उद्देश्य में घनिष्ठ रूप से निर्णय देता है। क्या निर्णय देता है शिक्षा के रूप के उद्देश्य के रूप में, वो इस तरीके से कि भाई जो शिक्षा का हमारा उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ या नहीं। ठीक है, इसी के लिए तो हम मूल्यांकन करते हैं कि भाई शिक्षा का जो उद्देश्य हमने शुरुआत में तय किया था कि हमें बच्चे को ये सिखाना है, वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितने % तक हम उस गोल को या उस उद्देश्य को अचीव कर पाए हैं। तो ये बातें किससे पता चलेगी, जब हम उस विद्यार्थी का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे कारण रहे कि जिन्होंने आप कह सकते हैं कि उस उद्देश्य को अचीव करने में सहायता की विद्यार्थी की, या कौन कौन से ऐसे कारण रहे कि जिनकी वजह से वो पूर्ण उद्देश्य नहीं हो पाया। तो इन सभी का पता किससे चलता है, मूल्यांकन से चलता है। तो आपको परिभाषा याद हो गई। मूल्यांकन क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा का एक अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्य को घनिष्ठ रूप से निर्णय देता है। ठीक है, अब आपको आई होप परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों कुछ भी नहीं रटेंगे, किसी भी क्लास में सब कुछ बहुत ही धीरे से आहिस्ता से समझते हुए चलेंगे, जल्दी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस का कोई भी हिस्सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जा रही है। सो आप लोग सभी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अपने क्लास के बाद मैं आपको PDF दूंगी, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होगा थर्ड सेमेस्टर का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर की जो हमारी मैराथन क्लास से ही शायद आप लोग ज़्यादातर, आप में से सभी लोग मेरे साथ जुड़े, तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा हेल्प आपको मैराथन क्लास से मिली। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। अगर आप जैसे जैसे मैं आपको बताती चलती हूँ इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमने जान लिया मूल्यांकन के बारे में बहुत अच्छे से कि मूल्यांकन क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में तो आप बहुत अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे, उसका उदाहरण भी साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर उसकी परिभाषा अगर पूछ ली जाती है तो आप बता पाएंगे। अब हम जो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं।
ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू इससे पहली क्लास में भी हमने लिया था, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को दोबारा आपको रिमाइंड करने के लिए यहाँ पर नोट डाउन किया है। इनको हम दोस्तों सोपान भी कह सकते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान यानी स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स कह सकते हैं आप, अगर इंग्लिश में जानना चाहे कि इसको क्या कहते हैं, अंग कह सकते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस का। ठीक है, मूल्यांकन का जो प्रोसेस होता है उसके ये तीनों क्या है, अंग है। अब कौन कौन से हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या था, शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य कि भाई हम शिक्षण कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। प्रत्येक क्लास के पीछे अगर मैं कहूँ कि हम अभी जो हमारी शिक्षण अधिगम की जो ये क्लास चल रही है यानी सीखने सिखाने की, तो इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, बिल्कुल है, कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, हम इसको प्रैक्टिकली जानेंगे। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल अपना ही लेते हैं कि सबसे पहला क्या हुआ कि मैंने आपके लिए उद्देश्य एक सेट किया, एक उद्देश्य रखा शिक्षण का कि आपको जो भी चीजें, आपका ये फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से अभी कवर करूं। ठीक है, अब दूसरा, पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि अधिगम की क्रियाएं जो अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको इस पीपीटी के हेल्प से पढ़ा रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स की थ्रू पढ़ा रही हूँ, अलग अलग पेन्स का यूज कर रही हूँ ताकि सभी चीजें हाईलाइटेड हो। तो ये क्या हुई, ये क्रियाएं, मैं कुछ क्रियाएं कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो हमारा दूसरा सोपान हुआ, दूसरा स्टेप हुआ शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। वो कौन सा था, अधिगम की क्रियाएं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो आपसे संबंधित है। वो कैसे, वो है व्यवहार परिवर्तन, यानी इस क्लास के बाद आपको कितनी चीजें सीखने को मिली। ठीक है, वो चीज क्या होगी, वह होगा व्यवहार परिवर्तन, यानी उस चीज को सीख के आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य था वो किस हद तक पूर्ण हुआ, वो क्या कहलाएगा, व्यवहार परिवर्तन। तो इन तीन स्टेप्स के थ्रू ही हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का पूरा प्रोसेस चलता है। समझ में आ गई बात, ये चीजें यहीं पर खत्म होती है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे हम जानने वाले हैं मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, क्योंकि जैसे हमने मापन का महत्व जाना तो मूल्यांकन का भी पता होना चाहिए कि मूल्यांकन को आखिर क्यों हम यूज करें, उसके क्या फायदे, क्या बेनिफिट्स है, क्या महत्व है मूल्यांकन को प्रयोग करने के। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है, मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि यदि सॉरी गाइस, मूल्यांकन जो है उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि भाई अगर आपको बिल्कुल सही एक निश्चित निर्णय चाहिए कि भाई ये काम कितना पूर्ण हुआ और कितना बाकी है, ठीक है, उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे शैक्षिक निर्णय लेने के लिए। ठीक है, एक उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए आप प्रयोग करेंगे मूल्यांकन का, तो ये इसका महत्व है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट क्या होगा, मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए मूल्यांकन का महत्व होता है कि ये क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट ही तो करता है। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आए बहुत अच्छे से। तीसरा पॉइंट चलिए देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। वो कैसे कि भाई अगर देखिए पहले क्या होता है, मूल्यांकन से पहले आता है मापन, ये तो आपने जान लिया। ठीक है, मापन मूल्यांकन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मापन में आपने देखा कि भाई मापन में क्या होता है, संख्या बताई जाती है या परिणाम बता दिया जाता है कि भाई इस बच्चे ने गणित में इतने अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब उसे और प्रेरित करना या उसे और बताना कि भाई अगर आप ये टेक्निक्स फॉलो करते, आप ये स्टेप्स फॉलो करते, आप फॉर्मूले लिख करके आते, ठीक है, जिस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था तो आप ऐसे आंसर करते, तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको प्रेरित किया। ये चीजें किसके अंदर आई, ये आई मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, अब चौथा पॉइंट डिस्कस करें, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है
किसके आधार पर दिया जाता है? मूल्यांकन के आधार पर। मापन में ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया जाता, केवल और केवल उसका परिणाम बता करके वहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसको शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है। आगे बात करें, पांचवा जो इसका महत्व है वो क्या है? मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री या प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। किसके शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं? कि भाई बच्चा भी अपनी देख सकता है, अपना फीडबैक ले सकता है कि भाई मैं कितना सफल हूँ, ठीक है। उसके माता पिता उसके अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं। जब उसका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, टीचर से बात करेंगे, टीचर उसका पूरा का पूरा मूल्यांकन बताएगा, ठीक है। ऐसे जान सकते हैं, अध्यापक भी जान सकते हैं, प्रशासक भी जान सकते हैं और शिक्षा शास्त्री भी। तो ये सभी क्या कर सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों की कितनी सीमा प्राप्त हुई, या आप कह सकते हैं कि किस हद तक प्राप्त किया गया वो उद्देश्य है, उसकी सीमा को जान सकते हैं मूल्यांकन की मदद से। तो ये इसके क्या हुए, महत्व हुए मूल्यांकन के। आपको समझ में आया कौन कौन से थे? एक बार और देखते हैं। मूल्यांकन जो है उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए हेल्प करता है या अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। इसके आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्रों, अभिभावकों को शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को भी वे लोग जान सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज की क्लास का होगा वह होगा मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? इसके अलग से भी आपको जो कह सकते हैं मेन टाइप्स जो है वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम इसके प्रकार देखने वाले हैं यह है छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि हमें मूल्यांकन करना है छात्रों का, उनकी परीक्षाओं का, तो फिर हम कैसे करेंगे? उनको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। उसके 2 टाइप्स बनाए गए हैं। कौन कौन से? परिमाणात्मक और गुणात्मक, ठीक है। परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन, ये कहाँ यूज करते हैं? परीक्षा में, ठीक है। छात्रों का मूल्यांकन जब हम परीक्षा के अंकों को देखकर करते हैं तो वो कैसे करते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी। परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है? जो विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा होती है या परीक्षा की प्रविधियां होती है, वही कैसी होती है? परिमाणात्मक प्रविधियां होती है। इनमें कौन कौन शामिल है? जैसे परिमाण संख्यात्मक अथवा परिणात्मक मिलते हैं, जिनसे जो प्राय क्या होते हैं? बालकों की उपलब्धि ज्ञात करने से संबंधित होते हैं। इनमें जो ये 3 दी गई है निम्न प्रकार की परीक्षाएं आती है, जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा कैसी होती है? मौखिक परीक्षाओं में प्रश्न, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा नाटक, इन सभी को शामिल किया जाता है। वे कैसी परीक्षा मानी जाती है? ये मानी जाती है मौखिक परीक्षाएं, ठीक है। और प्राचीन काल में मूल्यांकन की यही तकनीक भी सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती थी। अब हम बात करें दोस्तों लिखित परीक्षा की, तो इसमें क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रिटन टेस्ट बोलते हैं। मौखिक परीक्षाओं के बाद जब लिखित परीक्षाओं का आरंभ हुआ तो इसमें मापन के क्षेत्र में यह परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई। इसमें निबंधात्मक परीक्षा भी मानी जाती है और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी, यानी ऐसे टाइप टेस्ट, और दूसरा हमने जिसकी बात की वह होती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ये दोनों इसके अंदर जो लिखित परीक्षा होती है उसमें शामिल होती है, ठीक है। तीसरी है प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट। इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। और ऐसा किन किन विषयों में पॉसिबल है प्रैक्टिकल करके? जैसे भूगोल हुआ, ठीक है, विज्ञान हुआ, गृह विज्ञान हुआ, कला, क्राफ्ट, कृषि, संगीत, इन सभी में ये वाली परीक्षा इन सभी विषयों में ली जाती है। तो ये सभी तो हुआ जिनसे यानी कोई ना कोई परिमाण मिला, तो ये सभी हो गई परिमाणात्मक परीक्षा या मूल्यांकन। जब हम बात करेंगे गुणात्मक मूल्यांकन की, तो इसमें क्या शामिल होता है? गुणात्मक मूल्यांकन को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे जांच की सूची और स्तर माप, अवलोकन जिसे निरीक्षण भी कह सकते हैं,
घटनावृत्त और साक्षात्कार। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जांच की सूची की अगर बात करें, इसमें क्या होती है, जो छात्र होता है उसकी, जैसा आप सभी जानते हैं कि सब छात्रों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग रुचियां होती है, अलग उनके मूल्य होते हैं, अवधारणाएं होती है, ठीक है। और किसी भी एक बालक के विशिष्ट गुणों का दूसरे बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात की जानकारी लेना, ठीक है, इसके बारे में जानना ही गुणात्मक मूल्यांकन होगा। और दूसरा अगर बात करें अवलोकन और निरीक्षण, इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी व्यक्ति या उसके समूह के व्यवहार को किसी निश्चित समय में देखना, कि उसके लिए एक समय निश्चित होता है, उस निश्चित समय में उसको ऑब्जर्व करना, देखना, उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को उसमें शामिल करना ही अवलोकन कहलाता है, ठीक है। और जैसे तीसरा पॉइंट इसके अंदर है घटनावृत्त, इसमें क्या होती है, जो शिक्षार्थी होती है उनके जीवन की जो सार्थक घटनाएं होती है, जो उनके साथ घटित हुई हो पहले, उनके बारे में पता किया जाता है और उनके अनुभव देखे जाते हैं कि उन्होंने उस घटना से, उस परिस्थिति से क्या सीखा। और चौथा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों से सूचना कलेक्ट करी जाती है, उनसे सूचनाएं एकत्रित की जाती है और उसके आधार पर उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनीज में सबसे पहले क्या होता है, उसको चुनने से पहले उसका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ आई होगी। इसको हम कल की क्लास में बहुत ही डिटेल में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ आपने टेबल के थ्रू एक बार इसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर ली, कल हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके गाइस, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म नहीं हुआ, कल इसके बारे में आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही हम रखेंगे। आपको सभी चीजें समझ में आई तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी फायदा क्लास से मिलता है तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा और बेहतर हम आपके लिए कर पाएंगे। तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मूल्यांकन किन शब्दों के मेल से बना है और उनका क्या अर्थ है, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग आंसर करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। आप लोगों के सभी के कमेंट्स में क्लास खत्म होने के बाद बहुत अच्छे से चेक करूंगी। सो देखती हूँ आप लोग कितना सही से जवाब दे पाएंगे, अपने शब्दों में आपको बताना है। चलिए गाइज, फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।